सुने कोठों पे मुजरे लिखे गीतों के मुखड़े, इस हुए इस दिल के टुकड़े, सुनो बख्शी के दुखड़े। आपने हमको इंस्पायर किया है। आपने तो हमको बचपन से इंस्पायर किया है टू फॉल इन लव। अब बोलते हो कि ये वक्त है पढ़ने का। इंग्लिश स्कूल में पढ़ना क्या शुरू कर दिया तुमने? भी नया इंग्लिश वर्ड भी सुन लिया, तो पढ़ लिया, हिपोक्रेट। अभी मैंने क्या ऐसा काम किया कि तुमने मुझे हिपोक्रेट कहा है? कोई मुझे काम देता है, मैं उस काम को एक अंजाम देता हूँ। तुम उसको मिक्स मत करो, ये गाने तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी पढ़ाई करो। ही सेड तुम्हें अगर बंबई शहर में रहना है, अगर तुमको बंबई शहर में खड़ा होना है, तो बंबई शहर में खड़े होने के लिए तुम्हें रोज भागना पड़ेगा। 9 बजे रात को ही यूज्ड टू हैव हिज ड्रिंक, ब्लैक लेबल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, और 70s में रेड लेबल थी। और आई थिंक टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ हमेशा उन्होंने ब्लैक लेबल को ही अपना एक जो होता है फेवरेट ड्रिंक माना। जब वो बॉटल खुलती थी ना, तो पेन को नहीं छूते थे। ईशु नहीं, वो सरस्वती है। उन्होंने जो पहली प्रेयर लिखी थी वो बंसी वाले को ही लिखी थी, कृष्ण भगवान को ही लिखी थी कि तूने मुझे ये जज्बात दिए हैं, अभी तू पूरा कर सपना मेरा, कि अगले साल ये पंछी पिंजरा तोड़ के फुर हो जाएगा। मैं कोई बर्फ नहीं हूँ जो पिघल जाऊंगा, मैं कोई हर्फ नहीं हूँ जो बदल जाऊंगा, मैं सहारों पे नहीं खुद पे यकीन रखता हूँ, गिर पड़ूंगा तो हुआ क्या, मैं संभल जाऊंगा। दोस्तों, साहित्य तक के इस विशेष कार्यक्रम में जब हम आनंद बख्शी जी की जयंती मना रहे हैं, तब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं आनंद बख्शी साहब के बेटे राकेश आनंद बख्शी जी। और राकेश जी की एक विशेषता यह है कि वह खुद स्वयं भी फिल्म जगत से लेकर लेखन जगत में उनकी अपनी एक अलग तरह की पहचान रही है। ढेर सारी पुस्तकों के साथ वह साहित्य जगत में भी अपनी पहचान बना चुके हैं, लेखन जगत में भी पहचान बना चुके हैं। और यह संयोग की बात है कि जब जुलाई की 21 तारीख को हम अ, आनंद बख्शी साहब की जयंती मना रहे हैं, पूरा देश उनके नगमों से, उनके गीतों से उनको याद कर रहा है, तब एक पुस्तक हमारे पास आई है जिसका नाम है मैं जादू हूँ चल जाऊंगा। इसी की कुछ पंक्तियों को मैंने गुनगुनाया आपके सामने। और राकेश जी के साथ हम लोग आज आनंद बख्शी जी के जीवन को, उनके गीतों को याद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते जी, शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। शुक्रिया। आ, राकेश जी, आपने तो आनंद बख्शी साहब के बारे में हम जो भी कहेंगे कम कहेंगे। जो लोग फिल्म जगत या भारतीय संगीत जगत से जो लोग जुड़े हैं वह जानते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने लगभग 3300 से भी अधिक गाने लिखे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगभग 42 साल उन्होंने फिल्म जगत को दिया। 96 संगीतकारों के साथ, लगभग 250 निर्देशकों के साथ काम किया। आपकी पुस्तक में ही ये तथ्य है जो मैं बोल रहा हूँ। आप एक तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि आनंद बख्शी साहब के जीवन के बारे में, उनके पर्दे के गीतों से अलग जो कुछ उन्होंने रचा है उसको भी आप ला रहे हैं। और इतना उनका समृद्ध शब्द संसार रहा है, वह शब्द जगत में भी जिंदा रहे, पुस्तकों के रूप में भी जिंदा रहे, उसके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपको साधुवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा और शुभकामनाएं भी दूंगा। शुक्रिया जी। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये पुस्तक मैं जादू हूँ चल जाऊंगा मेरे हाथ में है। सबसे पहले मैं कोई ऐसी याद के साथ अपने दर्शकों के सामने आना चाहता हूँ जो आनंद बख्शी साहब को उस रूप में लाए जिस रूप में आपने देखा है, और दूसरे लोग उसको नहीं जानते। यानी घर के लोग जानते हैं लेकिन हम लोगों के लिए वो अबूझ हो। तो नमस्ते टू साहित्य आज तक और आपके सारे दर्शक। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा।
तो सबसे पहले जो मुझे किस्सा याद आ रहा है, वो ये याद आ रहा है जब मैंने अपने पिताजी को हिपोक्रेट कहा था। आई टोल्ड माय फादर यू आर अ हिपोक्रेट। तो ही सेड अरे ये क्या नया तुमने शब्द सीख लिया स्कूल में? इंग्लिश स्कूल में पढ़ना क्या शुरू कर दिया तुमने? अभी नया इंग्लिश वर्ड भी सुन लिया? तो पढ़ लिया हिपोक्रेट। अभी मैंने क्या ऐसा काम किया कि तुमने मुझे हिपोक्रेट कहा है? तो क्या था कि मैं कॉलेज कॉलेज में घुसा था, स्कूल वूल छोड़ के कॉलेज में गए थे हम। तो उन दिनों में मेरी एक पहचान हो गई एक खूबसूरत लड़की के साथ। तो मेरा कुछ छोटा-मोटा सा चक्कर शुरू हो गया, जो बोलते हैं चक्कर, चक्कर शुरू हो गया मेरा। तो कहीं डैडी ने देख लिया होगा मुझे, घूमते-घामते सड़कों पे, बैंड्रा की सड़कों पे। तो शाम को आके मुझे पूछा उन्होंने कि, "क्या मैंने सुना है तुम" खुद तो नहीं बोला कि देखा, लेकिन बोला, "मैंने सुना है कि तुम्हारा कुछ चक्कर चालू है, किसी लड़की के साथ।" तो मैं तो बिल्कुल ही मैंने तो अभी हमारे पिता डैडी बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। मतलब हमारा आना-जाना, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, रात को कहाँ ठहरोगे, किसके घर में ठहर रहे हो, किसने बुलाया है, मतलब ही वाज़ वेरी पार्टिकुलर कि कहीं गलत रास्ते पे ना चला जाए लड़का है, हमारे लड़का है, लड़की मतलब माय डॉटर माय माय सन। वी वर ऑलवेज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ आवर फादर। वो जनरेशन भी ऐसा था जहाँ खुल के हम बात नहीं करते थे पिताजी के साथ और डैडी भी बहुत कम बात करते थे हमारे साथ। मतलब कुछ बस काम की बातें बस वो थोड़ा हँसी-मज़ाक नाउ एंड देन। तो मैंने तो बिल्कुल ना बोल दिया। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मेरा तो कोई चक्कर-वक्कर चालू नहीं है। बस कॉलेज आते-जाता कोई होगी कॉलेज की कोई फ्रेंड होगी, बस में चढ़ रहे होंगे साथ में। इसी नहीं मैंने सुना है तुम उसको मोटरसाइकिल पे घुमा रहे थे। तो मेरे को नहीं डैडी ने मोटरसाइकिल लेके दी थी। तो उसको मैं घुमाने ले जाता था मोटरसाइकिल पे। तो मुझे डैडी ने देख लिया होगा। तो मैंने बोला अभी तो पकड़े गए भाई। मैंने उसको मोटरसाइकिल पे बिठाया था, उसी हफ्ते बिठाया था। तो मैंने बोला कि अच्छा डैडी आप तो बिल्कुल हिपोक्रिट हो। तो अरे ऐसी क्या बात है? मैंने क्या ऐसी बात कर दी या मैंने ऐसा कौन-सा काम कर्म कांड कर दिया कि तुम बोल रहे हो कि मैं हिपोक्रिट हूँ भाई? तो मैंने बोला अरे आपने तो 1000 गाने लिखे हैं। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, आई, आई, आई तेरी याद आई और हम बने तुम बने एक दूजे के लिए मिलन फ़िल्म ले लो, जब जब फूल खिले ले लो, अमर अकबर एंथोनी ले लो, शोले ले लो, दिलवाले दुल्हनिया ले लो, डीडीएलजे ले लो, सारे लव गाने तो हैं आपके फ़ेमस और आप कहते हो कि भाई अभी बेटे का टाइम आया तो आप बोलते हो कि ये क्या कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। इसे बेटा देखो, हर 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 काम करने का एक वक़्त होता है और एक उम्र होती है। तुम्हारी ये जो उम्र है ना, ये पढ़ाई की उम्र है। पढ़ाई की उम्र के बाद तुम्हारी शुरू होगी आमदनी कमाने की उम्र उम्र। तो उस उम्र में तुम जो करना चाहे करो। जब तक पढ़ाई तुम कर रहे हो और उस पढ़ाई का खर्चा मैं कर रहा हूँ और तुम हमारे मेरे घर में रह रहे हो मेरे साथ, यू आर डिपेंडेंट ऑन मी। तो ये जो उम्र है, इस उम्र को तुम वेस्ट मत करो इधर-उधर घूमने में। ये उम्र जो है ये वापस कभी नहीं आएगी। पैसा वापस आ जाएगा, हम खर्चा करेंगे, वो उसको हम कमा लेंगे वापस। लेकिन जो वक़्त चला जाएगा वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर कभी नहीं आते। तो आई सेड लेकिन आपने फिर ये गाने लिखे क्यों? आपने हमको इंस्पायर किया है। आपने तो हमको बचपन से इंस्पायर किया है टू फॉल इन लव। अब बोलते हो कि ये वक़्त है पढ़ने का। अरे हमने हज़ारों फ़िल्मों में तो वो कॉलेज जा रहा लड़का और गाने गा रहा है लड़कियों को हीरोइन के लिए गाने गा रहा है कॉलेज में। तो इसे देखो वो मेरा प्रोफ़ेशन है। वो मेरा माय फैमिली मेरा जो घर का लाइफ़ है, वो मेरी जो घर की लाइफ़ है, मेरी जो काम है, वो ये 2 अलग चीज़ें हैं। मैं ये गाने तुम्हारे लिए नहीं लिखता कि तुम जाके सड़कों पे गाना गाओ। मैं ये गाने लिखता हूँ फ़िल्मों के लिए, मेरे को उसके पैसे मिलते हैं। और एक मैं काम किसी का कोई मुझे काम देता है, मैं उस काम को एक अंजाम देता हूँ। तो तुम उसको मिक्स मत करो, ये गाने तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी पढ़ाई करो। तो ये था एक बड़ा अ, अभी सुनने में मज़ा आता है, लेकिन तब तो हमें बड़ी डाँट पड़ी थी। बहुत खराब लगा होगा। मैं राकेश जी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आनंद बख्शी साहब के जो गाने हैं वो जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं और बहुत विशद गाने हैं मतलब उनका जो लेखन क्षेत्र है, आपकी पुस्तक में भी वो नगमे हैं जो शायद फ़िल्मों में नहीं आ सके या जो अनसुने से हैं और ये भी बहुत गहरे गाने हैं, बहुत गहरे भाव लिए हुए। आपने इस पुस्तक में लिखा है कि आपने पिताजी ने ये कहा था कि उन्होंने जो डायरी जो लिखी है जहाँ पे वो गाने लिखे हैं, अगर कोई माँगे तो तुम इन्हें इस्तेमाल करने देना, इसको देने देना। आपने ज़िक्र किया है कि आपने एक बार इसको किसी फ़िल्म में
गाने 1-2 बार जगहों पे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। बख्शी साहब का जो जीवन है, जो उनके गीत हैं, वह बताते हैं कि वो बहुत सहज और लोकमें व्याप्त थे। परिवार का जो आपने अपना संस्मरण बताया, उसमें ये पता चल रहा है कि जो अनुशासन शायद उनकी फौजी ज़िंदगी से उनके मन में आया होगा, वो उन्होंने उसको परिवार के लोगों के बीच ज़रूर रखा था। आपकी किताब एक और पहलू को उजागर करती है, बताती है कि आपने लिखा है आप लोग अभी भी संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम 21वीं सदी में 2024 में बात कर रहे हैं, ये जो संस्कार आनंद बख्शी साहब से मिला, वो अपने जीवन में तो शुरुआती जीवन में आपने इससे पहले जो पुस्तक आपकी आई थी जिसका यूनुस खान ने हिंदी में अनुवाद किया, उसकी चर्चा भी हमने की थी। आप साहित्य आज तक में भी आए थे, साहित्य तक पर बुक कैफ़े में भी लगातार आनंद बख्शी साहब पर बात होती रही है, आपकी पुस्तकों पर बात होती रही है। आपने ज़िक्र किया वो तो अब बचपन में न केवल फ़ौज छोड़े, घर से भागे, बम्बई मतलब एक तरह से मुंबई जो फ़िल्म उद्योग है, वह उनको बार-बार बुलाता रहा। और उनकी अपनी प्रतिभा ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो सेना के जीवन में लंबा समय गुजारे हों, फिर भी फ़िल्म जगत में आके न केवल बहुत स्थापित हुए बल्कि इतना सारा समृद्ध किया। वो जो अनुशासन की सीख थी, वह आज जब 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, आपने हालाँकि कहा है कि अब तो बड़ा आनंद आता है लेकिन उस समय बड़ा खराब हुआ। ये जो संयुक्त परिवार की सीख, ये जो अनुशासन की बात है, जो उनका फौजी जीवन था और जो वो व्यावसायिक तौर पर उन्होंने एक बात आपने और कही कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरा काम है, मुझे काम मिला है इसलिए मैंने किया। इन सबको किस तरह से आप अगर आपको मैं आज कहूँ जब आप खुद स्थापित हो चुके हैं एक तरह से बतौर लेखक, बतौर निर्देशक, बतौर वक्ता, आपकी अपनी एक पहचान है। तब आप कैसे देखते हैं आनंद बख्शी साहब के उस समय को पूरे? तो बहुत कुछ मेरे ख्याल में 1980s की शायद लेट 70s या 80s की बात है। तो हम मैं कभी-कभी बहुत कम लेकिन कभी-कभी मैं महबूब स्टूडियो चला जाता था डैडी के साथ। डैडी बोलते चल चल तेरे को घुमा के लाता हूँ, गाने सुनाता हूँ, गाने रिकॉर्डिंग हो रही है, लक्ष्मी जी के गाने का रिकॉर्ड हो रहे हैं, अब पंचम दा के गाने, आजा चल, थोड़ा अच्छा चाय-वाय पी के आएँगे। तो हम चले जाते थे, हमको कोको कोला मिलता था वहाँ ठंडा। डैडी चाय पीते थे, हमको कोको कोला मिलता था, हमारे लिए बड़ी बात थी कोको कोला मिलेगा। तो हम चले जाते थे, तो मैंने देखा कि हमेशा प्रोड्यूसर आता था और वो डैडी को जब वो क्या होता है हर गीतकार को शायद म्यूजिक कंपोजर को भी अलाउंस मिलता था, अलाउंस स्टूडियो आने का अलाउंस, वो पेट्रोल मनी बोलते थे उसको, अलाउंस। तो वो वाउचर साइन करना पड़ता था और वो हाथ में कुछ 20 25 30 रुपए जो भी था, मुझे याद नहीं है, बिल्कुल याद नहीं है। जो भी थे वो डैडी को लिरिसिस्ट को मिलते थे। पेट्रोल अलाउंस फॉर कमिंग फॉर रिकॉर्डिंग। तो जब भी वो जाते थे उनको अलाउंस मिलता था। तो साइन कर देते लेकिन पैसे नहीं लेते थे और वो पैसे जाके मुझे पता चला कि वो पैसे जाके हमारे ड्राइवर को हमारा जो गाड़ी चलाता था उसको मिलते थे। और ये थ्रू आउट लाइफ बख्शी साहब ने कायम रखा कि जो पेट्रोल अलाउंस है स्टूडियो में आने का, रिकॉर्डिंग के लिए आने का, वो हमेशा ड्राइवर को देते थे। तो मैं एक बार उनको पूछा कि ये अलाउंस तो आपका है, ये तो आपको आने के लिए मिलते हैं, तो आप ये हमेशा बाँट देते हो। कभी इसको ड्राइवर को दे दिया, कभी किसी और को दे दिया, कभी कोई म्यूजिशियन को दे दिया, कोई होते हैं कभी-कभी उनको पता होगा शायद कोई म्यूजिशियन की डिफिकल्ट टाइम्स हैं। ही यूज्ड टू ऑलवेज़ कहीं न कहीं वो चला जाता, वाउचर साइन करते थे लेकिन कैश कभी नहीं लेते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास तो मैं तो फौजी था, मेरी ₹170 सैलरी थी, ₹170 अभी कहाँ 170 और कहाँ हमारा शानदार घर, हमारी शानदार गाड़ियाँ, तो मुझे जो ज़िंदगी में चाहिए था मेरे पास आ गया ऑलरेडी। तो ये जो अलाउंस है ना, ये मैं बाँट देता हूँ ताकि मुझे पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, मेरे काम के, लेकिन दुआ कौन देगा? मैं दुआ कहाँ से लाऊँगा? दुआ खरीदी नहीं जा सकती। तो ये मैं हमेशा बाँट देता हूँ कि चलो इसी बहाने मुझे शायद दुआ मिल जाए, हमें दुआ मिल जाए, हमारी फैमिली को, हमें। तो आई थिंक ये एक अच्छा संस्कार मुझे मेरे एक उनका एक अलग ही रूप देखा। सेकंड उनका एक मुझे एक बड़ा अच्छा रूप मैंने उनका देखा कि वो जभी भी हम यहाँ से हमारा एक महाबलेश्वर में घर है, तो हम जभी भी साल में एक बार जाते थे वहाँ 15-20 दिन, 1 महीना छुट्टी बनाने के लिए समर हॉलिडेज़ में। तो हम जभी भी सुबह निकलते थे तो वो गाड़ी का जो गाड़ी है और जो गाड़ी के टायर है ना, वो टायर को हाथ लगा के दिल पे हाथ लगा देते हैं।
और एक बार वो हॉस्पिटल चले गए 1980s में, तो हॉस्पिटल अंदर जाने से पहले उन्होंने हॉस्पिटल की जमीन को छुआ और यहाँ छुआ, और जब ऑपरेशन होके बाहर आए तब भी उन्होंने उसको, तो मैंने उनको पूछा फिर आखिरी कि ये व्हाई डू यू डू दिस, कि टायर को, गाड़ी के टायर को छूना, हॉस्पिटल की जमीन को छूना, तो ये सेड कि इसमें भी जान है बेटा, इस जान सिर्फ हम में नहीं है, इसमें भी जान है, और ये देखो हमें संभाल के ले जाती है, ये हमें संभाल के ले जाती है हर साल, और संभाल के वापस ले आती है घर। कभी एक्सीडेंट हुआ आज तक? नहीं हुआ। हॉस्पिटल में गया, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरा पेसमेकर लगा, मैं वापस घर आया कि नहीं आया? तो ये चीजों में जान है, अगर तुम इसको एक्नॉलेज नहीं करोगे, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो जो पता नहीं लोगों को, तो आई थॉट के ये मैंने ख्याल में शायद मैंने उनकी जीवनी में ये मेंशन भी किया था। जी, आपने उनकी एंड ही वाज जीवनी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत प्रैग्मेटिक। उन्होंने एक बार मुझे काम दिया, तो मैंने काम नहीं किया, तो उन्होंने आके पूछा, भाई ये काम हुआ? तो मैं बोला नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं हुआ भाई? मैं बोला मेरा मूड नहीं था, कल कर दूंगा। तो इसे बेटा जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा ना, तुम्हारा किचन बंद हो जाएगा, ये पराठे वराठे नहीं बनेंगे, इतना याद रखना। अगर तुम्हें जिंदगी में, अगर तुम्हें बंबई शहर में रहना है, हाँ ही सेड, तुम्हें अगर बंबई शहर में रहना है, अगर तुमको बंबई शहर में खड़ा होना है, तो बंबई शहर में खड़े होने के लिए तुम्हें रोज भागना पड़ेगा। क्या तुम बात। भागोगे तभी तुम खड़े होने के लायक बनोगे। तो ये चीजें आप हैं जो बोलते ना, आप धरती से जुड़ा हुआ एक इंसान, भले उसके बाद 3 गाड़ियां आ गई, 2 घर आ गए, शानदार जिंदगी, शानदार इज्जत, लेकिन डोंट फॉरगेट योर रूट्स। अपनी जो जमीन है, अपनी जो मिट्टी है, उसको कभी नहीं वो भूले कभी। मुझे लगता है कि शायद परिवार को, आपके जो संयुक्त परिवार को बांधे रखने की जो सीख है, वो आनंद बख्शी साहब के जो संस्कार हैं, उन्हीं ने आप लोगों को इस कदर से जोड़ रखा है। अ, एक आपने इस पुस्तक में लिखा है, बख्शी साहब के शब्दों में, कि उन्होंने हमेशा जीवन को किसी भी परिस्थिति से ज़्यादा ताकतवर माना। उनका ये कहना था कि जो जीवन है वह किसी भी स्थिति से ज़्यादा मजबूत है, और इसकी वजह वो पाते थे कि मैं ये अगर शब्दों में जो लिखा है पुस्तक में, कि मैं दिव्य प्रकाश की शक्ति से बना हूँ, और समस्त ब्रह्मांड के पास देने जैसा जो कुछ भी है और जो मेरी पहुँच के अंदर है, वह हमें मिलेगा, और मैं उसे उस तक पहुँच सकता हूँ, उसको हासिल कर सकता हूँ। मैं जादू हूँ, चल जाऊँगा, मैं चल जाऊँगा, ये जो उन्होंने कहा है, इसकी आपने भूमिका में ही ये शब्द दिए हैं। ये ईश्वरीय सत्ता पर आनंद बख्शी साहब का जो या प्रकृति पर या नियति पर या भाग्य प्रकृति पर जो विश्वास था, वो उनको कहाँ से आता था, और इससे जुड़ी कोई संस्मरण हो तो दर्शकों को हमारे बताएँ? मेरे ख्याल में मैंने ऑलरेडी अभी जो मैंने बात बताई थी कि एक गाड़ी के टायर को भगवान की तरह, देवता की तरह मानना, हॉस्पिटल की जमीन को देवता की तरह पूजना, अपनी गाड़ी को पूजना, अपना जो उनका जो पेन था, वो जो पेन से लिखते थे ना, तो उनकी एक आदत थी कि वो 9 बजे, शार्प 9 बजे रात को ना, रेड लेबल की बॉटल खुल जाती थी उनकी। और वो तो 70s का बात है, 80s में ब्लैक लेबल आ गई थी, तो 9 बजे रात को ही यूज्ड टू हैव हिज ड्रिंक, ब्लैक लेबल, जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल, और 70s में रेड लेबल थी। और आई थिंक टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ हमेशा उन्होंने ब्लैक लेबल को ही अपना एक जो होता है ना, एक फेवरेट ड्रिंक माना। पेन था उनका, जो गोल्डन पेन था ना, गोल्ड कलर का पेन था उनका, तो वो मेरे ख्याल में कभी सुबह 7 बजे, 7:30, 8, सवा 8 तक शुरू हो जाते थे लिखना। ही शुड स्टार्ट राइटिंग। एक चाय मंगाते थे और चाय के साथ लिखना शुरू, चाय, चाय, पान, तंबाकू वाला पान और सिगरेट, ये 3 उनका रात तक चलता था, और वो लिखते रहते थे। लेकिन जब वो बॉटल खुलती थी ना, तो पेन को नहीं छूते थे। इशू नहीं, वो सरस्वती है, सरस्वती की जगह अलग है। और इस ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये इसका ये अलग ही दुनिया की, एक अलग ही दुनिया है ये। और हमारे घर में पूजा पाठ जो होती थी, वो दिवाली में होती थी, और होली में, या पर अपना रक्षाबंधन में। ये जो त्योहार है, हम डेली पूजा नहीं होती थी। ये होता है ना कि हम सुबह उठ के पूजा करो, हाँ, उनका ये था कि हर, हमारा जब भी बर्थडे आता था,
किसी का भी बर्थडे जब होगा, डैडी का भी या मम्मी का, मेरा या मेरी सिस्टर का, ब्रदर का, तो सुबह ही 6:30 जैसे वो उठते थे, उनका एक छोटा प्लेयर था, उस प्लेयर में वो अपनी फेवरेट आरती तो जो थी साईं बाबा की आरती, उसको बजाना शुरू कर देते थे। वो पूरे घर में उसको लेके चलते थे वो। जैसे कि कैसे ना ये आप जैसे शांति करते, शांति ओम कैसे कर, ओम शांति कैसे करते हैं हम, जी, जी, प्योरिटी, उसको जी। एकदम प्योर करना, माहौल को एकदम स्पिरिचुअल बना देना। तो आई विल से कि ही वाज मोर स्पिरिचुअल एंड लेस रिलीजियस। लेकिन देखिए उनकी जो उन्होंने जो पहली प्रेयर लिखी थी वो बंसी वाले को ही लिखी थी, कृष्ण भगवान को ही लिखी थी कि तूने मुझे ये जज्बात दिए हैं, अभी तू पूरा कर सपना मेरा। मेरे में जो अ, जज्ब वो हमेशा कहता था कि मैं से आप लिखते कैसे हो? तो इसे तुम भी लिख सकते हो। तो ऐसे ऐसे कैसे? इसे क्योंकि जो मेरे में भाव है ना, वो सब में है, हर इंसान में है। हर इंसान में है, लेकिन सबको मौका नहीं मिलता जैसे मुझे मौका मिला एक्सप्रेस करने का। लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे, तुम भी उन जज्बातों को किसी न किसी रूप में ला सकते हो, या शायरी की तरफ, शायरी के एज अ पोएम, और एज अ पेंटिंग, और एज अ प्रोडक्ट दैट यू क्रिएट। हर एक आदमी में क्रिएटिविटी होती है। राकेश जी, आपने एक संस्मरण लिखा है इस पुस्तक में, 20 जुलाई 2001 का, जब हाँ, कमाल कर रहे हो। 71वां, जी, 71 साल 71वां पूरे हो गए। जन्मदिन। मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में ही, चूँकि हालाँकि मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो मैं जादू हूँ, चल जाऊँगा, राकेश आनंद बख्शी साहब की यह पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है, और इसका मूल्य ₹299 है। पेंगुइन स्वदेश ने इसको प्रकाशित किया है। इसको ज़रूर खरीद कर पढ़ें, इसमें बहुत सारी बातें होंगी। हम लोग अगर 1 घंटे भी बख्शी साहब की जयंती पर उनको याद करेंगे, तो भी उतनी बातें नहीं आ सकती जितनी इस किताब में है। तो मैं, लेकिन वो घटना आपने बहुत मार्मिक ढंग से उसको याद किया है कि आनंद बख्शी साहब ने किस तरह से कहा था। मैं चाहूँगा अपने शब्दों में थोड़ा उस बात को बताएँ। तो ये घटना है 2001 की। 2002 ही पास्ट अवे। तो 2001 में जब उनका बर्थडे आया, 20th जुलाई था, एक दिन पहले हम सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, तो मैं, मेरा कुछ ठीक नहीं, मेरा मेरा डिवोर्स हुआ था। आई गॉट डिवोर्स्ड एंड आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। मेरा काम भी कुछ खास नहीं था, काम ही ढूंढ रहा था मैं। तो आई वाज इन अ वेरी बैड स्टेट, आई वाज नॉट इन अ गुड स्टेट। तो हमारे घर में पार्टी थी। पार्टी मतलब कोई हमारे जो फैमिली के जो क्लोज लोग हैं वो आते थे, और सुभाष जी आते थे, सुभाष घाई साहब आते थे। दैट वाज आवर पार्टी, फैमिली और सुभाष घाई साहब। तो पार्टी रखी थी और मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मेरा मूड नहीं था। तो मुझे डैडी ने बोला, तुम अंदर नहीं आया, तू अंदर नहीं आया, पार्टी चल रही है, सब मजे ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं, मेरा आता हूँ, थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ। मैं झूठ बोला, मैंने बोला मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो खत्म करके मैं आऊंगा। तो इसे, बेटा ये आखिरी पार्टी है, ये आखिरी बर्थडे है मेरा, क्योंकि अगले साल ये पंछी पिंजरे को तोड़ के निकल जाएगा। दीज वर हिज वर्ड्स। उनके जो शब्द थे कि अगले साल ये पंछी पिंजरा तोड़ के फुर हो जाएगा, तो तू अभी आ जा, मेरा बर्थडे है, लास्ट बर्थडे है, तुम आके बना ले, हमारे साथ मना ले। तो उस रात उन्होंने एक कविता सुनाई, जो उन्होंने उसी दिन लिखी थी, इन द डे। तो ये, तो मुझे ये कविता बहुत पसंद है, क्योंकि ये जिंदगी की हकीकत है हर एक इंसान की। क्योंकि हर एक इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, यू नो। तो मुझे अभी एक फरवरी में 2025, अगले साल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं पृथ्वी अपना बख्शी साहब पे, बम्बई में। इट विल बी अ लाइव शो, जहाँ आई विल आल्सो बी ऑन द स्टेज एंड, और मैं बख्शी साहब के बारे में बात करूंगा। इस शो के प्रोड्यूसर और जो हैं निर्माता, वो हैं पृथ्वी हल्दिया साहब, जिन्होंने साहिर साहब पे बहुत खूबसूरत शो किए हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और ये जब कविता मैंने उनको बोला ऐड करने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कविता ऐड नहीं करनी, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है जैसे कि बख्शी साहब बहुत नाराज थे जिंदगी से। ऐसे, लेकिन यही तो सच है, इसको क्यों छुपाएं हम क्यों ऐसी बात ना करें जो सबकी जिंदगी में है। तो ऐसा कोई शख्स है, ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है जिसने 60-70 साल जिए और वो किसी ना किसी बात से दुखी ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चा भी दुखी होता है, 2 साल का बच्चा भी दुखी होता है, वो भी रोता है। तो मैंने बोला नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हकीकत है जिंदगी की, और ये बख्शी साहब की जिंदगी की हकीकत है, हम इसको छुपा नहीं सकते। तो ये तो आपको एंड में इंक्लूड करनी ही पड़ेगी, इज माय रिक्वेस्ट एंड इट इज माय डिमांड। तो ही अग्रीड, बिकॉज ही इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, पृथ्वी साहब। उनको एक रीजन चाहिए था, वो मैंने रीजन उनको दे दिया
ये सच जो है वो हम दिखाएंगे, हम झूठ नहीं बताएंगे कि एवरीथिंग वाज गुड। जब भी कोई आनंद बख्शी, जब भी कोई सक्सेसफुल, दैट डजंट मीन दैट हिज लाइफ वाज ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छी रही, हर चीज मिल गई, ऐसा नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता सर। तो उन्होंने जो लिखा था, 71 साल गुजरे, 71 साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, सुने कोठों पे मुजरे, सुने कोठों पे मुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े। इस सुने कोठों पे मुजरे, लिखे गीतों के मुखड़े, इस हुए इस दिल के टुकड़े, सुनो बख्शी के दुखड़े। इकहत्तर साल गुजरे, कहीं लाखों में एक हूं। वो जानते थे वो उनकी कीमत क्या है खुद की, लेकिन वो कभी एक्नॉलेज नहीं करते थे उस बात को। होता नहीं कि एक आदमी कभी एक्नॉलेज नहीं करता, वो जानता ही नहीं हो कौन है, लेकिन वो जानते थे लेकिन एक्नॉलेज नहीं करते थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जिस दिन एक्नॉलेज कर लूंगा ना जो मैंने अचीव किया है, तो सरस्वती नाराज हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा, कोई भी मुझे अगर कॉम्प्लीमेंट देता है, मैं डायरेक्टर पे, स्टोरी राइटर पे, म्यूजिक कंपोजर पे, सिंगर पे, या हमारी जो टीम होती है, टीम वर्क होता है, ये हम उस पर डाल देते हैं, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मेरी सक्सेस का सोलो क्रेडिट लेना। कहीं लाखों में एक हूं, मैं बस एक नागरिक हूं। कहीं लाखों में एक हूं, मैं बस एक नागरिक हूं, यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा। मतलब बोथ आर ट्रू, आई एम यूनिक एंड एट द सेम टाइम आई एम अ कॉमन मैन। उन्होंने कहा ना कि ये गीत मैं फिल्मों के लिए लिखता हूं, मैं तुम्हारे लिए पिता हूं, सिर्फ एक पिता हूं, नथिंग मोर देन दैट। तो तुम इंस्पायर मत हो मेरे गानों से। कहीं लाखों में एक हूं, मैं बस एक नागरिक हूं, यही है नाम मेरा, है चर्चा आम मेरा, हुकूमत का मैं प्यारा, मगर गुर्बत का मारा। देखो, हम हमेशा ये बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, सोचते हैं यार क्या जिंदगी होगी आदमी की, यार गाड़ियों में, क्या गाड़ी में घूमता है, क्या इसकी फर्स्ट क्लास फैमिली है, लेकिन गुर्बत की सारी, हर उस इंसान की जिंदगी में भी गुर्बत है, अगर उसके घर में घुस के आप झांकेंगे या कान खोल के सुनेंगे। है चर्चा आम मेरा, हुकूमत का मैं प्यारा, मगर गुर्बत का मारा, यूं ही दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, 71 साल गुजरे। क्या बात। 71 साल तक उनकी तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ होने लगी, होनी शुरू हो गई थी, और उनको बहुत टाइम, इस साल में 2001 में ना उनको बहुत टाइम अस्पताल जाना पड़ा अस्थमा के लिए। तो ही स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम द फैक्ट कि मुझे डॉक्टर ने जिंदगी भर बोला सिगरेट बंद करो, सिगरेट बंद करो, मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, और आज मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि सिगरेट जिंदगी में कभी नहीं पीना। तो ये भी एक उनको था कि यार मैंने क्यों मेरे डॉक्टर की बात नहीं सुनी। तो दैट वाज आल्सो अ रिग्रेट दैट ही हैड इन लाइफ। कभी माचिस नहीं थी, कभी माचिस नहीं तो ना, बड़े बेहाल गुजरे, 71 साल गुजरे। कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी, कभी माचिस नहीं थी, कभी सिगरेट नहीं थी, कभी दोनों थे लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी। क्या बात। मिल गया, लेकिन इतना काम था, इतना काम था, 42 ईयर्स, 630 फिल्म, 96 म्यूजिक कंपोजर्स, 240 डायरेक्टर, कहां वक्त मिला मुझे उसको एंजॉय करने का। मैंने सिगरेट जरूर पिया, लेकिन क्या मैं उसको एंजॉय कर सका? नहीं, मैं उसे एंजॉय नहीं कर सका। तो यू सी, ये हकीकत है हर एक इंसान की। सही बात। कभी फुर्सत, मुझे दोनों थे लेकिन मुझे फुर्सत नहीं थी। कभी फुर्सत मिली तो इजाजत ही नहीं थी, डॉक्टर ने बोल दिया भाई बंद करो इसको। कभी फुर्सत मिली तो इजाजत ही नहीं थी, इजाजत मिल गई तो वो दौलत ही नहीं थी। इजाजत मिल गई तो वो दौलत ही नहीं थी, ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी। मतलब सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं हिम्मत खो बैठा। अब क्या करेगा इंसान? ये दौलत मिल गई तो वो हिम्मत ही नहीं थी, कभी हिम्मत भी की तो वो चाहत ही नहीं थी। कभी चाहत नहीं थी, कभी कभी किस्मत नहीं थी, कुछ कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था। कभी कुछ था अधूरा, मुकम्मल कुछ नहीं था, रहा सब कुछ बराबर, ज्यादा कम भी नहीं था। रहा सब कुछ बराबर, ज्यादा कम भी नहीं था। जुदाई तो नहीं थी,
जुदाई तो नहीं थी मगर संगम भी नहीं था, तबीयत के मुताबिक कभी मौसम नहीं था, कभी बोतल नहीं थी, कभी ये गम नहीं था। यूं ही दिन साल गुजरे, बड़े बेहाल गुजरे, 71 साल गुजरे। मुझे आज कुछ ना कहना, मेरा दिल ठिकाने है ना। तो ये था उनका हिज यू नो उनकी जो इमोशंस थे, सेंटिमेंट्स थे, दैट नाइट वाज दिस। मैं एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने मुझे कही थी, जब वो बहुत बीमार हुए और वो लगातार हॉस्पिटल में 2-3 महीना रहे, उनको कोमा भी हो गया था, वो कुछ 15-20 दिन तो कोमा में चले गए थे, फिर वापस भी आए कोमा से, घर भी आए वापस। ही लॉस्ट हिज स्पीच। और जब उनकी ही लॉस्ट हिज स्पीच, तो हम तो सेवा करते थे, हम दोनों भाई, लेकिन जो रियल सेवा की ना वो मेरी सिस्टर ने की, मेरी जो बड़ी बहन है। She used to come and meet him every day and she should teach him how to speak. तो अगर बख्शी साहब की जुबान वापस आई उनके जाने से पहले, तो वो मेरी सिस्टर की वजह से आई। तो मैं ये कहता हूँ कि जो चीजें औरत कर सकती है, जो चीजें एक 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 बेटी कर सकती है, जो चीज एक बहन कर सकती है, वो हम मर्दों के हाथ में ही नहीं है। हम सेवा कर लेंगे, हम उनको बाथरूम ले जाएंगे, हम उनको नहला लेंगे, हम उनको पेशाब करा लेंगे, लेकिन ये जो है ना, उनको बैठ के आ ई ई उनकी जुबान वापस ले आना, क्योंकि ही कुडंट स्पीक। वो कोमा में थे तो कुछ ऐसा कुछ हो गया कि वो he could not speak, he could not say a word, he should write and tell us क्या चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, जो भी दवाई चाहिए। लेकिन मेरी सिस्टर ने डेली आके उनको जो सिखाया, जैसे उन्होंने अपने बच्चे को सिखाया होगा, मेरे नेफ्यू नीसेस को सिखाया होगा स्कूल कॉलेज किंडरगार्टन में, वैसे आके उसने डैडी को सिखाया। और अगर बख्शी साहब की लास्ट फ्यू इयर्स उनको जो 3-4-6 महीने वो जी, उसके बाद जो जिए, प्रॉपर लाइफ जिए, गाने लिखे सुभाष घाई साहब के लिए, मोहब्बत के लिए गाने लिखे। अनिल शर्मा की लास्ट फिल्म थी बख्शी साहब के साथ, हीरो फिल्म, उसके गाने लिखे, तो बहुत काम किया। लेकिन देखो इसका बड़ा एक माय क्रेडिट गोस टू माय सिस्टर, एंड ही टोल्ड मी, व्हेन ही बिफोर ही पास्ड अवे, ही टोल्ड मी कि हमारा हमेशा झगड़ा रहा है बाप बेटे का। तुम मेरे से हमेशा नाराज रहे हो, तुम खुश भी रहे हो लेकिन तुम नाराज भी रहे हो। मैंने बहुत चीजें तुमको अलाउ नहीं की, लेकिन मैंने अलाउ नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि ये खराब है तुम्हारे लिए, तुम्हारे अपब्रिंगिंग के लिए खराब है, लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था। लेकिन तुमने जो मेरी सेवा की ना बेटा, तुम दोनों ने, मैं चाहता हूं कि जब मैं हॉस्पिटल से वापस आऊंगा ना, मैं तुम दोनों को पूरी दुनिया में घुमाऊंगा। तुम दोनों जब घर आऊंगा, तुम टिकट निकालो, दोनों वर्ल्ड टूर करके आओ, उसके पैसे मैं दूंगा। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट माय फादर गेव मी। सबसे बड़ा तोहफा अगर बख्शी साहब ने मुझे दिया, ये दिया कि जाने से पहले मुझे कह दिया कि 7 खून माफ बेटा, तूने जो सेवा की ना मेरी, तू दुनिया घूम के आ। सो दैट इज फॉर मी द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ माय फादर। राकेश जी, हम लोगों की बात बहुत ज़्यादा भावुक हो गई है और निश्चित रूप से आपके लिए मैं समझ सकता हूँ, जब उनके गीतों से जो लोग उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए उनका लिखा हुआ इतना ज़्यादा करीबी होता है, तो आप तो उनके साथ पूरा जीवन ही गुजारे और सब कुछ उनका देखा है। मैं कुछ बातें आपने कही, जैसे सुभाष घई साहब को याद किया कि वो परिवार का हिस्सा थे। मैं एक तो आनंद बख्शी साहब के जो करीबी दोस्त थे, या जो आपकी बचपन की स्मृतियों में, आपकी यादों में जो उनके मित्र लोग हैं, जो कभी आते रहे हों, जाते रहे हों, या जिनके साथ की मेल मुलाकात हो और जो आपको याद रह गई हो कि ये इनकी बैठकें थी, ये उनके करीबी लोग थे, जिनके साथ उनको बैठना उठना, काम के अलावा भी जिनके साथ होना उनको अच्छा लगता था। मैं चाहूंगा उसके बारे में कुछ यादें हों तो बताएं। सो वो तो यादें हैं, लेकिन मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ दर्शकों के लिए, जो बख्शी साहब के जो फैन है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मैं देना चाहता हूँ उन लोगों को जो बख्शी साहब के आज भी फैन है या कल बनेंगे। जब मैंने इंग्लिश बायोग्राफी छापी पेंगुइन की, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उस पर एक एमआरपी था, उसको एक एमआरपी पे ही बेचना पड़ा हमें। लेकिन हमने बख्शी साहब के गानों से बहुत आमदनी कमाई है और कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं। बख्शी साहब ने भी बहुत आमदनी कमाई अपने गानों से, बहुत शोहरत इज्जत कमाई। तो मैंने सोचा यार,
हमें जो चाहिए था, डैडी को चाहिए, डैडी हमेशा कहते थे यार मैं तो 170 रुपए का सिपाही था, उससे ज्यादा मेरे पास है, तो इससे ज्यादा मैं क्यों मांगू प्रोड्यूसर से। मैं अपना भाव नहीं, रेट नहीं बढ़ाना चाहता, मेरा जो रेट है वो सही है, 10 साल से है, मुझे चेंज नहीं करना। तो मैंने सोचा कि, तो मैंने अनाउंस किया कि यूनुस खान जी हमारी बायोग्राफी हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और ये 3-4 महीने में आ जाएगी, और ये जिस दिन आएगी मैं इसको फ्री में बांटूंगा इंटरनेट पे, डिजिटल फाइल बना के। तो मैंने डिजिटल फाइल, तो मैंने ये डाल दिया, डाल के मैं भूल गया इस बात को। 3-4-6 महीने निकल गए, और 6-7 महीने के बाद जब यूनुस खान साहब ने उसकी डिजिटल वर्जन बनाया हिंदी में, तो मैंने उसको डाला। डालने से पहले 1 हफ्ते पहले बोला ये अगले हफ्ते आ रही है, और एज आई प्रॉमिस्ड इट इज फ्री ऑफ चार्ज फॉर ऑल लवर्स ऑफ बख्शी साहब, ऑल हिज फैंस, इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द फैमिली। तो हमको इसमें से नहीं कमाना, हमारे गानों से हमको आमदनी आती है। तो सर आप अभी सोचिए, ये जो चाहने वाले हैं ना, ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं आज तक साहित्य, जो फैंस है बख्शी साहब के, शैलेंद्र साहब के, साहिर साहब, ये लोगों के एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे सीख मिली। मुझे 3-4 लोगों ने मैसेज किया यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि ये किताब फ्री क्यों है, आप इसको फ्री क्यों देना चाहते हैं। एक ने मुझे कहा कि फ्री की कीमत नहीं है सर, आप प्लीज कुछ तो लगाइए प्राइस इसका। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, देखो क्या लोग हैं ये, क्या डिग्निटी इन लोगों की, मतलब क्या सोच है इन लोगों का। दूसरे ने कहा आप कौन होते हैं हमें फ्री देने वाले, आप हैं कौन कि आप हमें फ्री देंगे। राकेश सर, ये एक मूल्य की चीज है, और एक मूल्य की चीज का हम मूल्य देना चाहते हैं, आप प्लीज इस पे एमआरपी लगाइए, हमें फ्री नहीं पड़नी। अब मुझे धर्म संकट में डाल दिया लोगों ने, क्योंकि मैं जिन लोगों को गिफ्ट देना चाहता था हमारी फैमिली की तरफ से, वो मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम ये क्यों कर रहे हो। अगर मैं उनकी बात मान लूं, तो जो बाकी लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया है, वो क्या सोचेंगे, यार ये तो झूठ बोल रहा था 6 महीने पहले, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो फ्री में दे दूंगा, फ्री में बांट दूंगा, अब उसने एमआरपी लगा दिया है। तो 2-3 दिन धर्म संकट में सोच के मैंने उसका एक इलाज निकाला। मैंने उस डिजिटल कॉपी के तीसरे या सेकंड पेज पे, जहाँ डेडिकेशन था मेरी माँ मदर के लिए, उनकी मदर के लिए, वहां पर मैंने यूनुस खान साहब से हिंदी में लिखवाया कि ये किताब फ्री में है, लेकिन अगर आप वो शख्स हैं जो एक मूल्य की चीज का मूल्य देना चाहते हैं, या अगर आपको ये पसंद आ गई है पढ़ने के बाद, तो आप अपने हिसाब से 450-500 रुपए तक दान कर दीजिए, या किसी को खाना खिला दीजिए, या किसी को कपड़े दिला दीजिए, या कोई हेल्प कर दीजिए, अपनी चॉइस के संस्था में। हमें मत बताइए, आप अपनी तरफ से इसका मूल्य किसी को दे दीजिए, दान कर दीजिए। तो सर मैं बच गया, मैंने ये डाल दिया और मैं फ्री हो गया। मैं धर्म संकट से, भैया मैंने इसका मूल्य नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप मूल्य देना चाहते हैं, आप किसी को दान कर दीजिए उसका मूल्य। तो ये सर, ये कॉम्प्लीमेंट है इन लोगों के लिए जो ये दर्शक हैं आपके, और ये इतना ही प्यार शायर से करते होंगे, ये इतना ही प्यार मजरू साहब से करते होंगे, ये इतना ही प्यार इरशाद कामिल से करते होंगे। वो लोग मरे नहीं है, आज भी जिंदा है, और ये सबूत है। तो ये जो शख्स हमारे घर में ज्यादा आते थे, बख्शी साहब की एक आदत थी बचपन से, जब से मैंने देखा है, हमारे घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आता था जिनसे बख्शी साहब को काम चाहिए। उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, मेरे घर में अगर मेरे टेबल पे आके मेरी फैमिली के साथ कोई बैठेगा, वो काम के लिए नहीं आएगा, वो मैं उसको बुलाना चाहता हूं, आई शुड लाइक दैट पर्सन। ही उन्होंने एक हैबिट हमारे में ये डाली, हमारे संस्कारों में, कि तुम्हारा अगर काम अच्छा होगा ना, तुम्हें किसी को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। खाना तुमको तब खिलाना पड़ता है, तुमको दारू तब पिलानी पड़ेगी जब तुम्हारे काम कमजोर है। तुम अपने आप को इतना बुलंद बनाओ, तुम अपने काम को इतना बुलंद बनाओ कि तुम्हें लोग बुलाए, खाना खिलाएं। तुम कभी भी किसी को काम के लिए खाना नहीं खिलाना पड़े। और ये मेरे में भी है। मुझे बहुत टाइम ऐसे कि लोग बुलाते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, कॉफी या चाय, क्योंकि अगर मेरा काम अच्छा है, वो मुझे क्यों नहीं हायर करेंगे। कोई पागल ही होगा जो अच्छे आदमी को हायर नहीं करेगा। अगर आपको किसी को मिलते हो, आपको काम अच्छा लग रहा है, तो आप क्यों उसको हायर नहीं करोगे, क्यों उसको खाना खिलाना पड़ेगा आपको, बल्कि वो आपको खाना खिलाएगा कि आइए सर आपका खाना खा, आप क्या खाना खाएंगे आज। तो दिस इज द पॉलिसी। सो दैट्स द रीजन व्हाई वेरी फ्यू पीपल, लाइक आई वुड से सुभाष घाई साहब, और जो बख्शी साहब के जो उन्होंने जिसको अपनी सेकंड मदर कहा था, चित्रमल स्वरूप,
जो वेस्टर्न रेलवे के टिकट कलेक्टर थे, ही वाज अ मारवाड़ी जेंटलमैन फ्रॉम आगरा लिविंग इन बोरीवली। वो बहुत बार हमारे घर पे आते थे खाना खाने के लिए, और वो इतने शाय थे कि वो हम उनको 10 बार इनवाइट करते थे तो एक बार आते थे। मतलब वो आते भी थे तो ऐसे टाइम पे आते थे कि खाना नहीं खाना पड़े, चाय और समोसे खा के निकल जाओ। मतलब इतनी ह्यूमिलिटी के नहीं, मेरे को ऐसा कुछ इस घर में नहीं करना है कि इनको लगे कि मैं अभी इनसे कुछ मांग रहा हूँ या कुछ ले रहा हूँ। सच ह्यूमिलिटी। अ, आप ने बहुत सारे दरअसल बतौर व्यक्ति जो है आनंद बख्शी साहब, मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं अगर ये सवाल पूछूं कि 40 बार लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं आपकी किताब में भी ये बात है कि आनंद बख्शी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था 40 बार। और मुझे लगता है संभवतः ये एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। 4 बार उनको यह पुरस्कार मिला भी। क्या आनंद बख्शी साहब के व्यवहार से कभी ऐसा लगता था कि जो उनके सहयोगी, उनके समय के जो गीतकार हैं, उनको लेकर उनके क्या भाव थे? या बहुत बार गीतकारों और गायक कलाकारों के बीच में बहुत एक विवाद लगातार हम देखते हैं, कभी संगीतकार से कोई बात बिगड़ जाती है, या कई बार अ, मेहनताना को लेकर एक प्रतिस्पर्धा सी गीतकार और गायकों के बीच में रहती रही है। साहिर साहब का बड़ा एक प्रसिद्ध किस्सा रहा है। क्या आनंद बख्शी साहब के साथ भी ऐसा कुछ कभी हुआ है, या उस वो आपकी जानकारी में है? अ, काफ़ी बार कई गीतकारों ने कहा कि बख्शी साहब तो शायर ही नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक गीतकार हैं, वो तो शायर ही नहीं है, उनकी तो शायरी नहीं है, वो तो तुकबंदी करते हैं, शायरी तो है ही नहीं, शायरी तो है ही नहीं, शायरी तो है ही नहीं। लेकिन बख्शी साहब को एक बात पता था कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि बख्शी साहब शायरी नहीं जानते, बख्शी साहब शायर नहीं है, अरे शायर तो साहिर साहब हैं, बख्शी साहब कहाँ, साहिर कहाँ। देखिए ये लोग नहीं जानते कि अंदर-अंदर बख्शी साहब जानते थे एक बात, कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था और जब मुझे काम नहीं मिल रहा था और जब साहिर साहब ने मेरी चीज़ें सुनी, मेरे चंद गाने सुने 60s में, 70s में, तो साहिर साहब ने बहुत लोगों को बख्शी साहब से मिलाया कि यार ये बख्शी से गाने लिखवाओ, ये बड़ा अच्छा लिखता है। तो बख्शी साहब को ये हमेशा था कि यार ये लोग तो मुझे कहते हैं कि मैं शायर नहीं हूँ और ये बोलते हैं शायर शायर है, लेकिन जिस आदमी को ये शायर कहते हैं और उसकी उसकी बड़ाई करते हैं, वही आदमी मुझे वही आदमी यश चोपड़ा को बोल रहा है कि यार इसको क्यों नहीं लेते तुम, हमेशा मुझे लेते हो, यू नो। यहाँ तक कि जब बख्शी साहब चांदनी से पहले यश चोपड़ा साहब ने बख्शी साहब को साइन किया था एक फिल्म के लिए और कहा कि बख्शी साहब मैं तो आपके लिए आपके पास सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे शायर ने भेजा है, मुझे शायर ने परेशान कर दिया कि तुम हमेशा मेरे से लिखवाते हो, ये फिल्म अगली फिल्म तुम बख्शी साहब से लिखवाओ। तो मैं आ गया हूँ और बख्शी साहब को उन्होंने 11,000 रुपए दिए और साइन करके चले गए। अगले दिन वापस सुबह 10 बजे फोन करके वापस घर आ गए। ऐसे हाथ जोड़ के बैठे थे यश चोपड़ा साहब कि बख्शी साहब बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से और मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या हो गया भाई, तुम तो कल तो मुझे साइन करके गए हो। he said मुझे रात को नींद नहीं आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायर को धोखा दे रहा हूँ क्योंकि शायर मेरा सिर्फ गीतकार नहीं है, मेरा दोस्त है और मैं शायर के बोलने पे आके आपको साइन भी कर दिया, आपको एडवांस भी दे दिया। तो बख्शी साहब चुपचाप बैठ के चुपचाप अंदर चले गए रूम में, कबर्ड खोला, 11,000 के जो पैकेट था वो वापस लाके उनके हाथ में दे दिया, बोला देखो शाहिर मेरा दोस्त है, शाहिर ने मुझे काफी काम दिलाया इस इंडस्ट्री में, तो मैं शाहिर से कुछ काम नहीं लेना चाहता वापस। आई डोंट वांट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम शाहिर। अगर शाहिर ने मुझे तुमको मेरे पास भेजा है तो मैं आज तुमको शाहिर के पास भेज रहा हूँ, जाओ वापस शाहिर के पास। उसके बाद जब यश चोपड़ा जी आए साइन करने के लिए, उनके देहांत के बाद ही आए और उसके बाद चांदनी, चांदनी से लेके सारी फिल्में मोहब्बतें तक बख्शी साहब ने की। तो क्या बख्शी साहब को ये पता था कि यार ये जो बोल रहे हैं इनको बोलने दो, मैं थोड़ी यहाँ शायर बनने आया हूँ, मैं तो गीतकार बनने आया हूँ, मैं तो बचपन से डीएन मधुक को सुन रहा हूँ। डीएन मधुक इज द अल्टीमेट लिरिसिस्ट, बोलते थे अल्टीमेट लिरिसिस्ट है वो, उसने तो सबको सिखाया है व्हाट इज लिरिक्स राइटिंग। ये तो लोग तो शायरी कर रहे थे गानों में, डीएन मधुक तो स्टोरी पकड़ के, कैरेक्टर पकड़ के, स्क्रीन प्ले पकड़ के लिखते थे। तो मैं तो उनका शिष्य हूँ डीएन मधुक का, तो मुझे कोई ऐसा एतराज नहीं है लोग अब मुझे कहें कि मैं शायर नहीं हूं, मैं तो आया नहीं भैया शायर बनने के लिए, मुझे अपना काम करने दो, मैं गीतकार बनने आया हूँ। तो ये है उनकी सच्चाई। और दूसरा जिस फिल्म फेयर की आपने बात की ना,
उनको फ़िल्म का जो लगाव था, वो मिलन तक था। मिलन के बाद वो बिल्कुल सपना टूट गया। उन्होंने कभी उसके बाद कभी भी फ़िल्म फेयर अवार्ड को कुछ माना नहीं। उनको लगा जब उनको राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं गाऊँ तू सो जाए। वो जो गाना है, बख्शी साहब ने कहा है कि उससे अच्छा मैं कभी नहीं लिख पाऊँगा। अगर इस गाने को, अगर मेरी इस लिखाई को फ़िल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सकता, तो मुझे इसके बाद फ़िल्म फेयर अवार्ड चाहिए ही नहीं। और 1990s में जब मैंने डैडी को बोला कि डैडी आपके पास 40 नॉमिनेशंस हैं फ़िल्म फेयर अवार्ड के, 42 नॉमिनेशन, 44 नॉमिनेशन और 4 अवार्ड ही हैं। इसका वजह क्या है? मैंने सुना है लोग मुझे कहते हैं कि पीआर करना पड़ता है। पीआर करो तो अवार्ड मिल जाता है। तो इसे देखो बेटा, ये जो अवार्ड है ना, ये 4 अवार्ड यहाँ पड़े हैं, ये तुम लोगों के लिए हैं, घर सजाने के लिए जब मैं चला जाऊँगा। जब मैं यहाँ चला जाऊँगा ना दुनिया छोड़ के, तो ये अवार्ड काम आएगा घर सजाने के लिए। मुझे जो अवार्ड चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो मैं बोला वो कौन सा अवार्ड है आपको जो मिल गया? ये सर मुझे 30 साल पहले एक शख्स ने चिट्ठी लिखी थी कि मैं अपनी ज़िंदगी खत्म करने जा रहा था और मैं अपने गाँव के पास हमारी एक पंजाब मेल जाती है, मैं जाके पटरी पंजाब मेल की पटरी के ऊपर लेट गया, ये गाड़ी आएगी, काम कर जाएगी, मेरा जो जीना है वो मुझे एक मुक्ति मिल जाएगी इस निराश ज़िंदगी से। लेकिन इत्तेफ़ाक कि मैं वो पटरी पे लेटा था और किसी का रेडियो चालू था और वो गाने का जो अंतरा मेरे कानों पे आया, गाड़ी का ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत ना हार, आ चल सवार हो जाए, घर लौट आए सब, देख रात जा रही है, देख सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। तो डैडी ने कहा कि ये वो जो चिट्ठी है ना, वो मेरे शरीर, मेरा ये जो अवार्ड है, ये मेरे शरीर के साथ यहाँ रह जाएंगे, लेकिन वो जो चिट्ठी है ना, वो मेरी, वो मेरे कर्म, वो मेरा कर्म, वो आगे ले जाएगा मुझे। तो वो अवार्ड मुझे ऑलरेडी मिल गया है, अब ये अवार्ड तुम रखो घर सजाने के लिए, इसको चमका के रखना। सो यू सी, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्पिरिचुअल, ब्रह्मांड ने मानने वाला इंसान। इरशाद कामिल साहब ने जो गाने श्रद्धांजलि स्वरूप आपकी किताब में ही है, उन 3 गानों में जो उन्होंने कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और गाड़ी बुला रही है को उन्होंने इसमें रखा है कि जिस सरल तरीके से उन्होंने लिखा था बख्शी साहब ने कि गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, और चलना ही ये गाना ट्रेन में लिखा गया था। ही वाज ऑन अच्छा। द वे टू दिल्ली। हाँ, वो दिल्ली जा रहे थे और उनको फिल्म का सिचुएशन याद आ गया और उसी गाड़ी में, उसी जर्नी में उन्होंने ये गाना लिखा और अब जब दिल्ली पहुंचे तो अपनी सिस्टर को सुनाया कि देख मैंने वो फिल्म बन रही है, उसका सिचुएशन है। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने देखा गाड़ी चल रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, वो एक रिदम, वो जो ईस्ट साइड की वो जो गाड़ी का रिदम है ना, वहां से वो गाना शुरू बना। वो जो एक कड़क 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 जो होता है ना, जो गैप होते हैं जी पटरी के जी। बीच की, जो रिदम बन जाता है गाड़ी का, तड़क 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 तड़क, तो वहां से उन्होंने उस रिदम को पकड़ के ये उनको गीत आया। एक पूरा एक जीवन दर्शन हम लोग आनंद बख्शी साहब के बहाने उसकी चर्चा कर पाए। इतने अधिक गीतों को याद कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसा कि राकेश जी ने बताया, हमारे दर्शकों को भी यह पता होना चाहिए कि जो किस्से नगमे जो पुस्तक है वह यूनुस खान जी ने अनुवाद किया है हिंदी में। मैं जादू हूँ चल जाऊंगा, ये भी हिंदी में है। अंग्रेजी में तो किताबें हैं ही। और आनंद बख्शी साहब के गीत आपने पूरे दिन सुने होंगे। एक बड़ा अच्छा नज्म आपने इस संग्रह में संकलित किया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, दीन ईमान जिंदाबाद, मर गया इंसान, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, हो गया इंसानियत का खून जिनके नाम पर, कातिलों को दिए गए इनाम कत्लेआम पर, वो खुदा जिंदाबाद, वो भगवान जिंदाबाद, किस्मत वाले मर गए बस कब्रों में सो गए, जो बदकिस्मत बच गए गम से पागल हो गए, वो शैतान जिंदाबाद, बेईमान जिंदाबाद। आज की कितने समय पहले यह रचना लिखी गई होगी।
इसके तुरंत बाद आपने गुलशन गुलशन आग लगी है उसकी बात की है। आनंद बख्शी साहब की स्मृतियों में मुझे लगता है कि देश का जो विभाजन था, जो विस्थापितों का जो जीवन है, रिफ्यूजी का जो दर्द है, शायद मुझे लगता है वह दर्द उनके जीवन के आखिरी क्षणों तक शायद उनमें जिंदा रहा। और यही वजह है कि उनके गीतों में आम आदमी की ज़ुबान, आम आदमी की इच्छाएँ, उसका प्रेम, उसकी चाहतें और उसके सपने एक तरह से दिखते हैं, उसका जीवन दिखता है। आप इसे किस तरह देखते हैं? और मैं चाहूँगा कि हम लोग कार्यक्रम के इस बातचीत के आखिरी चरण में हैं। हमारे दर्शक यह जान सकें कि मनुष्यता को लेकर, इंसानियत को लेकर, कर्म को लेकर अ, केवल गीत नहीं लिख रहे थे आनंद बख्शी साहब, बल्कि एक जीवन दर्शन लिख रहे थे। जब वो ये गाने ऐसे गाने लिखते हैं, यहाँ मैं अजनबी हूँ, तो उनके मन में क्या कुछ भाव रहा होगा और जिस तरह का संस्कार उन्होंने दिया। आपने राकेश जी की बातचीत से बहन का आपने ज़िक्र किया, भाइयों का ज़िक्र किया, संयुक्त परिवार अभी भी आपके यहाँ ज़िंदा है बम्बई जैसे शहर में रह के, जहाँ लोग न्यूक्लियर फैमिली भी कोई आ जाता है तो भी अ उसको समझते हैं कि ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। तो भारत जब इस तरह से विभाजित हो रहा है, उस समय आनंद बख्शी साहब जैसे लोग पूरी कायनात को साथ लेके चलना चाहते थे। मैं चाहूँगा इस पर आप अपनी बातचीत, अपने विचार बताएँ। आई थिंक देश हो या घर हो, अगर आप जो 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 घर का क्रिएटर होता है, माँ, अगर आप माँ को सर आँखों पे रखोगे, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। आई टेल यू, 90s की बात है, मैं कॉलेज में था, तो मैं नाश्ता खाया, नाश्ता मैंने छोड़ दिया, थोड़ा खाया छोड़ दिया। तो डैडी ने बोला तुमने नाश्ता नहीं किया पूरा? तो बोला मुझे भूख नहीं है, छोड़ दिया। तो इसे तुम्हें पता ही है अंडे का क्या भाव है? तुमने जो अंडे छोड़ दिए हैं, पूरा नहीं खाया, तुम्हें पता अंडे का क्या भाव है? ऐसे मुझे नहीं पता अंडे का क्या भाव है, होगा 25 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे, जो भी था 90s में। इसे बेटा जब तुम छोटे थे ना, तुम चार, दो भाई दो बहन, तुम जो बहुत छोटे थे, हम एक फ्लैट में रहते थे, एक रूम में रहते थे, उसी रूम में किचन था, उसी रूम में हम रात को सो जाते थे। तो उन दिनों में तुम चार थे हमारे घर में, उस रूम में हमारे साथ, तो तुम्हारी जो मम्मी है वो एक अंडा खरीदती थी, रोज एक अंडा खरीदती थी, उस एक अंडे को बॉईल करती थी, और उसको बॉईल करने के बाद उसके 4 हिस्से करती थी, 5 नहीं, 4 हिस्से, क्योंकि तुम चार हो। तो ये जो भाव, ये जो कीमत तुम्हारी माँ ने अंडे की दी है, कि एक अंडा भी नहीं खा सकते थे हम एक अंडे को 4 टुकड़े में बांट के तुम चारों को के लिए छोड़ देते थे। ये जो कीमत तुम्हारी माँ ने दी है, ये कीमत, अंडे की कीमत है तुम्हारे लिए जिंदगी भर तक। तुम भले मेरी संपत्ति को आगे ले जाओ, उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, चौबल कर दो, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी भर बेटा अंडे का भाव वही रहेगा जो तुम्हारी माँ ने दिया है। तो ये जो संस्कार है ना, इसी से देश बनते हैं सर, इसी से घर बनते हैं, इसी संसार को लोग भूल गए हैं। तो आई थिंक ये अगर संस्कार इंटैक्ट रहेगा तो सोसाइटी इंटैक्ट रहेगी, सोसाइटी इंटैक्ट रहेगी तो देश इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि ये सारा एक इकोसिस्टम है जो घर से ही शुरू होता है। तो दिस इज व्हाट ही न्यू, कि घर संभाल के रखो, सोसाइटी अपने आप समझ जाएगी। घर को संभालो। जब मैंने डैडी से पहली बार लोन लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया 1995 में, तो उन्होंने मेरे को एक 100 रुपए के स्टैंप पे अग्रीमेंट बना के दिया, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। बोला डैड ये क्या है? डैड व्हाट इज दिस? यू आर आस्किंग मी टू साइन एन अग्रीमेंट फॉर 1 लाख रुपीज लोन? ही सेड यस। आई सेड क्यों? आई एम योर सन। ही सेड बेटा तू आज मेरा बेटा है ना, तू कल मेरा बेटा नहीं रहा तो? बट लुक एट द रीजनिंग, लुक एट द रीजनिंग। ही सेड कि देखो बेटा तुम तो बाद में आए, मेरा असली साथी कौन है? मेरी बीवी। कौन रही मेरे से दूर 13 साल 15 साल, जब गरीब थे हम? तुम्हारी बहन को बड़ा किया लखनऊ में अकेले, तुम्हारी माँ ने किया। तो मेरी पहली और आखिरी साथी वो है।
तुम अगर मेरा पैसा नहीं लौटाते हो, तुम अपनी माँ को अगर मुश्किल में छोड़ के जाते हो मेरे जाने के बाद, उसका ख्याल कौन रखेगा? उसने मेरा ख्याल रखा तुम्हारे आने से पहले। तो मेरा फर्ज है कि मैं तुमको जो दे रहा हूं, जो एक्चुअली उसका है मेरे जाने के बाद, उसको तुम वापस करो। तो ये अग्रीमेंट मेरे लिए नहीं है कि तुम मेरे को वापस करो, मैं तो जी लूंगा, मैं तो सोल्जर था, मैं तो 70 रुपीज में आया था इधर, 70 रुपए पे लेके जेब में, 60 रुपीज लेके, 60 पोएम्स। दिस इज टू सिक्योर योर मदर आफ्टर आई हैव गॉन। क्योंकि ये संपत्ति जो तुम्हें तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारी माँ की है मेरे जाने के बाद। तो यू सी अगेन, एवरीथिंग वॉज फोकस्ड ऑन मदर, 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 माँ। क्योंकि इफ यू लुक आफ्टर द मदर, यू लुक आफ्टर हर मदर, दादा दादी, नाना नानी, तो सोसाइटी विल ऑल्सो रिएक्ट लाइक दैट टू योर रिएक्शन। क्योंकि वी इन्फेक्ट एवरीबडी, हम सबको इम्पैक्ट करते हैं, हम एक इकोसिस्टम है। राकेश जी, आप ने जो बात कही, मुझे लगता है कि फिर तो आपकी अपनी ज़िंदगी में जो पारिवारिक, आपने अभी बातचीत के प्राथमिक हिस्से में आपने बताया कि आपका डाइवोर्स हुआ था और आप उस पार्टी में नहीं जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि आनंद बख्शी साहब को तो उस घटना से भी बहुत चोट पहुँची होगी, क्योंकि परिवार को लेके उनके मन में जिस तरह का भाव रहा है। बहुत, उनका सबसे बड़ा दुख ये था कि मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ। और जो लोग कहते हैं ना कि तुमने बख्शी साहब के लिए तुम बहुत कर रहे हो, तुम बहुत कर रहे हो, तुमने कितनी अच्छी किताब लिखी है, तुमने उनकी पोएम भी छाप दी, दिस इज माई, क्या बोलते हैं, इट इज माई वे टू पे बैक माई फादर फॉर व्हाट आई कुड नॉट डू व्हेन ही वाज अलाइव। तो ये जो शक्ति, कि हर एक चीज की एक शक्ति चाहिए इंसान को। तो मेरी जो शक्ति है, मेरी शक्ति ये है कि जो मैं डैडी की जीते जी नहीं कर सका, जो मैं किताबें नहीं छाप सका, जो मैं फिल्में नहीं बना सका, उनके जाने के बाद उनके नाम पे, आई मीन आई वांट टू डू सो दैट आई कैन एटलीस्ट यू नो डू फॉर हिम, कि मैं नहीं कर सका ना, नाउ आई डू फॉर यू, चलो। बिकॉज आई वॉज इमेच्योर, आई वॉज स्ट्रगलिंग विद माई ओन लाइफ, स्ट्रगलिंग विद माई मैरिज, स्ट्रगलिंग विद माई वर्क। तो आई कुड नॉट गिव जस्टिस टू माई फादर, आई कुड नॉट डू जस्टिस टू माई मदर। तो ये जो मेरी एफर्ट्स हैं, मैं खुशी खुशी करता हूँ ये सारी एफर्ट्स। मेरे को 19 ईयर्स लगे जीवनी लिखने में, 19 ईयर्स इट टुक मी टू राइट द बुक नगमे किससे बातें याद है। लेकिन मुझे कभी भी एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं प्यार से कर रहा हूँ उसको। ये बुक भी जो छापी मैंने प्यार से कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्यार मैं उनको नहीं दे सका। तो इट इज माई लव दैट आई कुड नॉट गिव, दैट ट्रांसलेटेड इनटू दिस, एंड द that is, so I'm happy, there's no effort, I never feel effort, I'm energized because I have devoted it to him, उनके नाम पे। मुझे संतोष सिवन डायरेक्टर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सर राकेश, तुम जिंदगी में कभी भी कुछ करोगे ना, तो ये किसी को डेडिकेट करो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें नीचे मारेगी, पटकेगी रोज। लेकिन अगर तुम उस काम को डेडिकेट करोगे ना, हर काम को, हर नए काम को किसी को डेडिकेट कर दो, बहन को, भाई को, दोस्त को, सोसाइटी को, देश को, ब्रह्मांड को, तो वो तुम्हें शक्ति देगी। वो ऑलवेज डेडिकेट योर एवरी वर्क, एवरी गोल, हर एक गोल। हमारे रोल गोल, नए नए गोल बनते हैं। आपका आज गोल था कि राकेश के साथ मैं बात करूंगा, कल आपका एक अलग गोल होगा, कोई और, आप किसी और के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो ही टॉट मी ऑल्सो दिस, दैट ऑलवेज डेडिकेट योर वर्क टू समबडी, इट विल एम्पावर यू। राकेश जी, मैं इस हम लोग आखिरी सवाल है मेरा ये, चूंकि आपके ऊपर एक बड़ा नाम, एक लेगेसी मैं कहूँगा कि आनंद बख्शी साहब की रही है, एक बड़ा नाम जुड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में, जिन्होंने बहुत संघर्ष देखा, देश का बंटवारा भी देखा, परिवार का विभाजन भी देखा, फौज भी देखी, फिल्म जगत देखा, वहाँ की राजनीति उठापटक भी देखा। जो उन्होंने अपनी कविता सुनाई है 2001 में, जो आपने अभी हमारी बातचीत में जिसका जिक्र भी हुआ, वह बताता है कि जीवन को किस रूप में देख रहे थे। उनके गीतों में भी ये बातें दिखती हैं। आपने अपनी भी जो उनके जीवन में आनंद बख्शी साहब के रहते हुए जो आपका और उनका द्वंद्व था, एक जनरेशन, पीढ़ीगत जो अंतर है, वह भी हमारी बातचीत में झलका। मैं जो हमारे युवा दर्शक हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनको
उनके लिए मैं यह उत्तर चाहता हूँ कि वे अपने जो माता-पिता हैं या अपने से जो बड़े हैं, जो परिवार में जो स्त्रियाँ हैं, माँ हैं, क्योंकि नई पीढ़ी आधुनिकता में उसके पास कोई वक़्त नहीं है। जो लड़के काम कर रहे हैं, उनके लिए परिवार की अहमियत नहीं है। परिवार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं और जो आनंद बख्शी साहब ने जिस तरह से आप लोगों की परवरिश की और जो आज आप कह रहे हैं कि उनके न रहने पे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, वह एक तरह से मैं अपने पिता को जो नहीं कर सका उनके जीवन काल में, उसको एक तरह से उसको आदर करने की, उसको लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अ, जो नहीं कर सका वो मैं कर पाऊँ। मैं चाहूँगा कि युवाओं के लिए आप अ, यह ज़रूर एक संदेश दें कि जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो लोग भी आनंद बख्शी साहब को प्यार करते हैं या जो लोग अपने आप को प्यार करते हैं, अपने जीवन को प्यार करते हैं, वो किस रूप में अपने परिवार को, अपने माता-पिता को या घर की स्त्रियों को देखें। तो पहली बात तो आपने जो कहा ना, जो खुद से प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। बहुत ऊँची ब्रह्मांड की बात कर दी आपने, मतलब वेदांत, आपने तो वेदांत वेदांत की बात कर दी सर, कि खुद के प्यार से ही सब शुरू होता है। इफ यू हेट योरसेल्फ, यू विल हेट अदर्स। तो ये पहली बात तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आपने बहुत उपनिषद की बातें बता, एक बात कर दी है, वेदांत की बात करी है कि लव योरसेल्फ, देन ओनली देन यू कैन लव योर सिस्टर, योर फैमिली, योर मदर, योर फादर, योर डॉग, योर कैट, योर इंसेक्ट, अ काउ, बकरी, व्हाटएवर। तो इसका मैं एक अलग तरीके से जवाब देता हूँ। मैंने डैडी को एक बार बोला, डैडी हम 4 हैं, 2 भाई 2 बहन हैं, तो आपने हम में डिस्क्रिमिनेट क्यों किया? तो इसे, अरे ये क्या नया तुम सीख आए हो वर्ड, डिस्क्रिमिनेट, ये क्या होता है भाई? ऐसा नहीं, मतलब आपने कोई चीजें मुझे अलाउ की, रानी को अलाउ नहीं की, कोई चीजें आपने गोगी को अलाउ की, पपी को अलाउ नहीं की। तो ये क्या है, चक्कर क्या है? अलग 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 आपके व्यवहार, इसके साथ अलग, मेरे साथ अलग, उसके साथ अलग, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। इसी में देखो बेटा, मैं अपनी माँ की पेट से ना बाप बन के लिए नहीं निकला था, मुझे बाप तुमने बनाया। और जैसे जैसे तुमने मुझे बाप बनाया, बाप नंबर 1 जब पप्पी पैदा हुई, बाप नंबर 2 जब गोगी पैदा हुआ, बाप नंबर 3 जब तुम आए, बाप नंबर 4 जब रानी आई, तो मुझे हर बार तुम लोगों ने जब बाप बनाया तो मैं पिछले बाप को भूलता गया और मैं नया बाप बनने की कोशिश की। मेरी जो गलतियां मैंने पपी के साथ की, मैंने गोगी के साथ नहीं की। मैंने जो गलतियां गोगी के साथ की, तुम्हारे साथ कोशिश की नहीं करूं। मैंने गलतियां जो तुम तीनों के साथ की, रानी के साथ नहीं की, क्योंकि तुम लोगों ने तुम मुझे बाप बनाते गए। तो मुझे समझ आया बहुत सालों के बाद कि माँ बाप गलत नहीं होते, वो आपके जैसे ही बेवकूफ हैं, वो बच्चों की तरह ही बेवकूफ होते हैं, और वो हर बच्चे से सीखते हैं, यार इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा बोलना चाहिए, ये इसका स्वभाव अलग है, ये उस पे गया है, ये उस पे गया है, या इसका मूड खराब है। तो आई फील दैट इफ वी रियलाइज दिस, अगर हमें इसकी नॉलेज हो कि यार ये भी हमारी तरह ही टटोल रहे हैं अंधेरे में जिंदगी, हमारे बाप बाप भी जैसे हम टटोल रहे हैं ना जिंदगी, ये भी वही, यही भी टटोल रहे हैं, खाली इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन इनके पास नया एक्सपीरियंस हमारी वजह से आ रहा है। हम कोई नया काम करेंगे तो उनको नई एक्सपीरियंस होती है, हम कोई नया चीज करते हैं तो उनको नई एक्सपीरियंस हो रही है। तो ये भी हमारी तरह रोज नया बाप नई माँ बन रहे हैं। तो अगर ये नॉलेज आपको आ जाए कि यार ये भी, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग लाइक आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वर्क, विद माई स्टडीज और विद माई रिलेशनशिप, विद माई लव लाइफ, he is also struggling with his wife, with us kids, trying to understand us, trying to secure our life, medical insurance for us, house for security for us, food security for us, food security for his, for my mother, for our mother and for his old age। ये सब चीजें आपको अगर ध्यान में आ जाए कि यार ये भी उतनी ही स्ट्रगल करें जितना हम, खाली इनका गोल अलग है, हमारा गोल अलग है, हमारे गोल पोस्ट अलग हैं, लेकिन हम सब दौड़ रहे हैं। तो ये अगर नॉलेज आ जाए, सो आई थिंक देन यू विल बी मोर फॉरगिविंग टू योर पेरेंट्स, क्या यू बात विल है आपने गिव देम मोर टाइम। ये भी उसी अंधेरे में है जिस अंधेरे में हम टटोल रहे हैं लाइफ। इनके रूम की भी बत्ती बंद है, जैसे हमारे रूम की बत्ती बंद है ना, ये भी वो स्विच ढूंढ रहे हैं डेली,
फिर उठते हैं, तो ये स्विच ढूँढते हैं ये कि आज कौन-सा स्विच बटन दबाऊँ कि लाइट आ जाए और नाराज़ ना हो मेरा बेटा मेरे साथ, नाराज़ ना हो अ, मेरी बेटी मेरे राकेश जी, आपने क्या अच्छे मतलब किस तरह से अलग दृष्टि से आपने उत्तर दिया, मैं कम से कम इस उत्तर की अपेक्षा नहीं कर रहा था। आपने वह बात बताई जो सामान्य तौर पर आज का युवा क्या हम लोग भी इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। हम भी, अ, हम भी सर, हमने भी गलतियाँ की हैं, अगला पीढ़ी भी करेगा, लेकिन आपकी क्योंकि बात हम से आपकी बात को अगर वो ध्यान में रखेगा तो शायद ज़्यादा आत्मीयता से समझ पाएगा अपने पिता-माता को, अपने यस, अपनों को। यस, माय पेरेंट्स आर मैं स्ट्रगलिंग लाइक आई एम स्ट्रगलिंग, ओनली माय गोल पोस्ट इज़ डिफरेंट, हर गोल पोस्ट इज़ डिफरेंट। हम मैच एक ही है लेकिन गोल पोस्ट अलग-अलग है हमारे। हम सब मैच में हैं। अब मैं आखिरी सवाल मैंने कहा था एक बस मैं आनंद बख्शी साहब का सबसे प्रिय गीत आपका जो हो, आपको जो पसंद आता हो, उनके लिखे गीतों में वह और वो सब जब मूड आप वो तो मूड और पे इस होता है, जैसे मूड होता है वैसे गीत बदल जाता है। जैसे कि राखी का मूड हो तो जो राखी का गाना है हरे कृष्ण हरे राम का, हाँ, अ, एक हज़ारों में मेरी बहना है। कभी मुश्किल का वक़्त हो तो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कभी फिलॉसॉफिकल हो तो चिंगारी कोई भड़के, सावन से हाँ, उनका उनका फ़ेवरेट गाना था चिंगारी कोई भड़के, फ़ेवरेट गाना उनका, खुद का। क्योंकि वो अच्छा, थ्रू आउट लाइफ ना, उनकी पूरी लाइफ में ही वाज़ स्ट्रगलिंग टू गिव अप सिगरेट, स्ट्रगलिंग टू गिव अप अल्कोहल, स्ट्रगलिंग टू गेट इंटो अ लिफ्ट, स्ट्रगलिंग टू गो मोर देन 2 स्टोरीज़ विदाउट यूजिंग लिफ्ट। मतलब उनको इतने फोबियाज़ थे। तो वो स्ट्रगल उस गाने में है कि अगर हम खुद ही अपने दुश्मन बनेंगे तो कौन हमें बचाएगा? वी हैव टू बी आवर ओन हीरो। तो वो गाना इट इज़ अ सेल्फ एक्सप्रेशन चिंगारी क्यों भड़के। और एक उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि देख मैंने एक अच्छा गाना लिखा है, सुन और ये गाना ना तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा काम आएगा। तो अच्छा सुनाओ। ही सेड मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज़ को। मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस राज़ को, लेकर अपना नाम खुद को आवाज़ दो। क्या तुम बात! मुश्किल में हो ना, खुद को आवाज़ दो, डोंट डिपेंड ऑन एनीबॉडी। ही टोल्ड मी ये तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा ये गाना। अ, राकेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका साहित्य तक पर आनंद बख्शी साहब को उनके इस दिन पर याद करते हुए जब भारत का हर संगीत प्रेमी उन्हें निश्चित रूप से याद कर रहा होगा, उन्हें मिस कर रहा होगा और अपने-अपने ढंग से भारत के जितने भी वर्टिकल्स हैं, चाहे वह रेडियो हो, चाहे वह एफएम हो, चाहे वो टेलीविज़न चैनल हो लोग उन्हें अपने ढंग से याद करते हैं। आनंद बख्शी साहब जैसे लोग कहीं जाते नहीं, अपने गीतों से, अपने नगमों से, अपनी शायरी से, अपने शब्दों से यहीं रह जाते हैं और मैं अपने दर्शकों को कहूँगा कि मैं जादू हूँ चल जाऊँगा, ना केवल आपको एक जीवन संदेश देता है, राकेश आनंद बख्शी जी निश्चित रूप से यह मैं भी कहूँगा कि वह एक बड़ा काम कर रहे हैं कि कम से कम आनंद बख्शी साहब की जो बातें हैं, जो यादें हैं, जो स्मृतियाँ हैं, जो संस्मरण हैं, जो केवल परिवार की थाती थी, वह उनके प्रशंसकों तक भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।